नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। ओके, सो टुडेस टॉपिक इट्स योर गैमेटोजेनेसिस। देखते हैं दोस्तों ये गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, ये क्या है आपका? इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ओके, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा बॉडी में गैमीट्स बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब देखो जो गैमेटोजेनेसिस होते हैं दोस्तों वो दो टाइप के होते हैं। ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। एक आपको मिल जाएगा, फर्स्ट वी हैव स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान देना दोस्तों, ये मेल्स के केस में आपको देखने मिलता है। दूसरा आपके पास है oogenesis। सेकेंड वी हैव oogenesis। ओके, दिस अकर इन केस ऑफ फीमेल, ये फीमेल के केस में होता है। थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो। स्पर्मेटोजेनेसिस इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ sperm, or you can see the male gamete, formation of sperm or the male gamete is called spermatogenesis. Oogenesis, formation of egg. This is formation of egg, or you can say ovum. Okay, or simply female gamete is called oogenesis. Spermatogenesis ये start होता है in case of male आफ्टर द प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी होगा ना तब ये स्टार्ट होता है, जबकि इन केस ऑफ फीमेल स्टार्ट इवन बिफोर द बर्थ। ओके, सो दिस स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर से अच्छा है स्टार्ट एट प्यूबर्टी लिखते हैं हम इसको, स्टार्ट एट प्यूबर्टी। ओके, तो जब प्यूबर्टी आता है मेल में तब जाके स्टार्ट होता है, यानी कि 13, 14, 15 के एज में आपको देखने मिलता है। बात करें oogenesis की, दिस स्टार्ट इवन बिफोर बर्थ। ओके, सो स्टार्ट बिफोर बर्थ। ओके, तो गर्ल के केस में oogenesis दोस्तों बर्थ के पहले ही आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे अबाउट दी स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका oogenesis। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का ऑलरेडी मैंने आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दिया है। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, स्टार्ट एट दी प्यूबर्टी। देखो ये कैसे होता है। सो इन केस ऑफ मेल जैसे प्यूबर्टी आती है ना तो वहां पे हाइपोथैलेमस करके एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है ब्रेन में, एक ग्लैंड है आपका बेसिकली। दैट हाइपोथैलेमस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड GnRH। ओके, तो प्यूबर्टी में ही दोस्तों जब प्यूबर्टी आएगी ना यहाँ पे एक आपको हार्मोन आता है दैट कॉल्ड GnRH। इसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम है आपका, इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, अब देखो ये क्या करता है, दिस एक्ट अपॉन दी pituitary gland, or you can say GnRH stimulates pituitary for the production of what? A gonadotropin hormone, that's your FSH. Okay, तो ये दिस एक्ट अपॉन दी पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा दोस्तों आपका? FSH, दैट्स योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से आ रहा है आपका? कमिंग फ्रॉम दी पिट्यूटरी ग्लैंड, कमिंग फ्रॉम दी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट अपॉन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमानिफेरस ट्यूब्यूल। आपको याद है मैंने बताया था मेल के टेस्टिस में आपको ऐसे कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, दोस आर कॉल्ड सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड दोस सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स आर नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ testis. तो this FSH act upon the germinal epithelium of the seminiferous tubule, और उसके बाद ही क्या आपका इनिशिएट होता है this spermatogenesis process. ओके, अब देखो दोस्तों चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर oogenesis हो, ये दोनों ही आपके 3 स्टेप्स में होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट्स योर मल्टीप्लिकेशन स्टेज, और यू कैन से द मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड फेज होता है आपका ग्रोथ फेज। जो तीसरा फेज है दैट्स योर मैचुरेशन फेज। अब उन सभी फेजेस को हम वन बाय वन करके देखेंगे। ओके, तो एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा ताकि एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसा होता है। ओके, तो देखो दिस वन इज प्राइमरी जर्म सेल, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज योर, ये आपका प्राइमरी
जर्म सेल। ओके, अब देखो ये आपका पहला स्टेज है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 स्टेजेस। ओके, या फिर 3 फेज में आपका ये होता है। ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस चाहे oogenesis आपके 3 फेज में होता है। सो देयर आर 3 फेजेस, 3 फेजेस। सबसे पहला फेज है आपका मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज दोस्तों जो है आपका दैट्स योर ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज इट्स योर ग्रोथ फेज। और तीसरा जो फेज है दोस्तों आपका इट्स अ मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। अब एक एक करके इन तीनों फेजेस को हम देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये है आपका प्राइमरी जर्म सेल। नाउ दिस प्राइमरी जर्म सेल अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। ओके, अब माइटोटिक डिवीजन आपको पता है बेसिकली आपका एक तरह का सेल डिवीजन है, जहां पे डिवीजन तो होता है बट यस इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस प्राइमरी जर्म सेल हियर इट इज प्रेजेंट इन डिप्लॉयड कंडीशन। सो आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन इट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। और हम थोड़ा और भी चलते हैं, और भी यहाँ पे आपका मैंने बोला रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, तो यहाँ पे मैंने 4 डॉटर सेल्स आपको बना दिए। ठीक है, तो देखो ये जो अभी डॉटर सेल्स आपके बने हैं आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन फेज, तो यहां से लेके यहां तक दोस्तों ध्यान देना प्राइमरी जर्म सेल, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ये है आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जस्ट माइटोटिक डिवीजन चलता है और उसके थ्रू क्या होता है आपका नंबर इंक्रीज होता है। क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है। सो देयर इज अ माइटोसिस। ओके, अब देखो क्या होगा, ये जो जितने भी आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, अब जैसे प्राइमरी जर्म सेल था हियर इट वाज प्रेजेंट इन डिप्लॉयड कंडीशन, तो ये आपका 2n था। ओके, जैसा ये आपका 2n था ना दोस्तों, वैसे ये भी क्या है आपके 2n ही है। दीज आर आल्सो 2n, दैट मींस प्रेजेंट इन डिप्लॉयड कंडीशन। रीजन क्या है, माइटोसिस हुआ है, दैट मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी मेंटेन। यहाँ पे रिडक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। अब ये जो सेल्स आपके बनते हैं आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन फेज, नाउ दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। जैसे यहाँ पे इसका मतलब प्राइमरी जर्म सेल, इसको बोलते हैं दोस्तों हम स्पर्मेटोगोनिया, या फिर आप इसी को कह सकते हो गेमीट मदर सेल। दीज आर दी गेमीट मदर सेल। ओके, अब देखो ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, नाउ दिस स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो सेकंड फेज, दैट्स योर ग्रोथ फेज। ओके, अब मैं यहाँ से एक को ही कंसिडर करूंगा, चारों को नहीं लेके जाएंगे हम। तो देखो यहाँ पे 10 मान लो ये वाला आपका दिस एंटर्स इनटू द सेकंड फेज, दैट्स योर ग्रोथ फेज। बेसिकली क्या होता है, नाउ द साइज ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनिया विल इंक्रीज। इसका साइज आपका बढ़ेगा बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट, फूड मटेरियल। इसके अंदर फूड मटेरियल आपका जमा होता है, जिससे इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो साइज बढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे मियोसिस होने वाला है, मतलब सब कुछ आधा हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, द साइज ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो इसमें मैं थोड़ा सा साइज आपका यहाँ पे बड़ा बना देता हूँ। तो देखो दोस्तों यही क्या बन गया आपका दिस। अब ये जो बना है इन दी ग्रोथ फेज, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी आपका डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। डिप्लॉयड में क्यों, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ हुआ है ना, यहाँ पे मियोसिस थोड़ी हुआ है। तो ये जो आपको फेज दिख रहा है ना, दिस इज योर ग्रोथ फेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ग्रोथ फेज। ओके, अब देखो सेकेंड फेज आपका खत्म हो गया। नाउ इट्स योर नेक्स्ट एंड द लास्ट फेज, दैट्स योर मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस मियोसिस। एक बात याद रखना दोस्तों, मियोसिस कभी भी एक बार नहीं होता, इट ऑलवेज अकर ट्वाइस। वी हैव मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और आपने पढ़ा है मियोसिस 1 आपका रिडक्शन डिवीजन होता है, दैट मींस इन केस ऑफ मियोसिस 1 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिड्यूस टू दी हाफ। जितना भी क्रोमोसोम होगा उसका आधा हो जाता है मियोसिस 1 में। सेकेंड मियोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, दैट मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी मेंटेन्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मैच्योरेशन फेज। तो जैसे मैंने आपको बोला दिस स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस मियोसिस 1, तो ये आपका चला जाएगा दोस्तों मियोसिस 1 में। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं मियोसिस 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया मियोसिस 1 दिस इज ऑफ रिडक्शन टाइप। मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, रिडक्शन टाइप। ओके, इस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोस्तों रिड्यूस होके आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस मियोसिस 1 एंड इट फॉर्म्स 2 सेल्स। यहाँ पे आपके 2 सेल्स बन जाएंगे
एंड दीज आर कॉल्ड, इसको कहते हैं दोस्तों हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना दोस्तों, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है ये किससे बना है? मियोसिस से बना है। इसका मतलब अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आपके हाफ हो गए। यहाँ पे कितना था? 2n। अब इनका जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इट विल बी लाइक n। अब ये गेमेट बनने की राह पे निकल चले हैं, ठीक है। अब देखो मियोसिस, जैसे मैंने बोला एक नहीं दो बार होगा। मियोसिस 1, नेक्स्ट मियोसिस 2। नाउ दीज टू सेल्स, यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोस्तों ये आपके जाएंगे इन मियोसिस 2। ओके, आफ्टर द मियोसिस 2 दे प्रोड्यूसेस टोटल 4 सेल्स। तो यहाँ पे कुल आपके 4 सेल्स बन जाएंगे दोस्तों। तो ये आपके 4 सेल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये जो 4 सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, हियर मैं लिख देता हूं मियोसिस 2। यहाँ पे क्या हुआ आपका? मियोसिस 2। ओके, याद रखना मियोसिस 2 आपका इक्वेशनल होता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी मेंटेन। तो मैं लिख देता बेटो इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल टाइप। ओके, अब क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर मेंटेन है, मतलब यहाँ पे भी n था, यहाँ पे भी क्या होगा आपका? n ही होगा। दैट मीन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अब ये जो 4 सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्मेटिड्स। ओके, ध्यान देना अभी भी स्पर्म फॉर्मेशन आपका हुआ नहीं है। अब क्या होगा ना, नाउ दिस स्पर्मेटिड विल अटैच देमसेल्फ टू द सर्टोली सेल्स। आपको याद होगा जब हमने टीएस पढ़ा था, टेस्टिस का, उससे हमारे फेरस ट्यूबियस के अंदर कुछ बड़े बड़े पिरामिडल सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों हम सर्टोली सेल्स, और ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ना, दे विल अटैच देमसेल्फ टू द सर्टोली सेल विद देयर हेड। अटैच होने के बाद दे विल अंडरगो वन मोर प्रोसेस। वो स्टेप का नाम है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका? स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैं नेक्स्ट लिखता हूं आपका, नेक्स्ट दैट्स योर स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, यहां पे आ जाएगा आपका स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जितने भी आपके स्पर्मेटिड होते हैं ना, दे गेट्स कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटोजोआ। ओके, या फिर आप तो सिंपली क्या बोल सकते हो? स्पर्म। सो अपॉन स्पर्मियोजेनेसिस, तो दोस्तों ये है आपके स्पर्म्स। तो मैं बना देता हूं डायग्राम में स्पर्म। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलता है। थोड़ा सा स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होता क्या है? ओके, तो स्पर्मेटिड तक तो सब कुछ ठीक था। देखो इसका नाम लिख देते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। आप इसको स्पर्मेटोजोआ कह सकते हो, स्पर्मेटोजोआ, और यू कैन से सिंपली इट इज द sperm. Okay, it is the sperm. Okay. Now see what happened. अब हाँ, इसमें देखो एक और चीज है, ये जितना भी फेज आपको दिख रहा है ना, फ्रॉम हियर मियोसिस, ये वाला सारा का सारा, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज। ये दोस्तों क्या आपका मल्टी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, दैट्स योर मैचुरेशन फेज। ये क्या आपका मैचुरेशन फेज। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 फेज, यहां तक आपका दोस्तों याद रखना, अप टू हियर इट वाज द मल्टीप्लिकेशन फेज, टिल हियर इट वाज द ग्रोथ फेज। इसके नीचे जितना भी आपको देख रहा है ये सबका सब आपका मैचुरेशन फेज का पार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है इस दौरान? अभी आपने देखा यहाँ पे तो ये गोल गोल सारे सेल्स आपको सर्कुलर दिख रहे, अचानक से ये इस तरह से कैसे हो गए? तो बेसिकली आपका कमाल है किसका? स्पर्मियोजेनेसिस का। नाउ सी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे पहले देखो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या होता है। सो ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस मैं यहाँ पे लिखता हूं ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस इस दौरान देखो क्या क्या होता है। सबसे पहला लेंथ ऑफ द स्पर्मेटिड इंक्रीज। इसका लेंथ इंक्रीज होगा दोस्तों। सबसे पहला जो चीज आपको देखने मिलता है ना, लेंथ इंक्रीज। ओके, लेंथ इंक्रीज होने के बाद देयर विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल। याद रखना एग के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल स्पर्म में ही होता है। सो हियर देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल।
तो जो आपके सेंट्रियोल है ये रीअरेंज हो जाते हैं एज, ओके। एक आपका बन जाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। दूसरा दोस्तों डिस्टल सेंट्रियोल। तो आपका सेंट्रियोल का भी रीअरेंजमेंट होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स स्पाइरली कॉइल्ड, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स स्पाइरली कॉइल्ड। नेक्स्ट हियर spirally coiled mitochondria, mitochondria, okay। ध्यान दें दोस्तों, ये जो स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इसका एक और नाम है, जिसे ऑल्सो कॉल्ड निबेन कर्ण। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे तब, ओके। इसके अलावा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एक्रोसोम, ओके। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, तो आपका एक्रोसोम भी बन जाता है यहाँ पे, ओके। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। याद रखना ये जो एक्रोसोम है ना, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आपका फाइनली खत्म हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे एक्चुअली 3 डेफिनेशन मुझे आपको बताने थे। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कहा गया स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा दोस्तों spermiogenesis, this spermiogenesis nothing but the conversion of spermatid into the sperm। तो जब आपका spermatid sperm में कन्वर्ट होता है उसी प्रोसेस को कहते हैं हम spermiogenesis। एक और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तीनों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं लिख देता हूँ साइड में, थोड़ा जगह है, दैट्स कॉल्ड स्पर्मिएशन, ओके। एक और मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, बोनस है आप लोगों के लिए, ओके। स्पर्मिएशन, कंफ्यूज नहीं होने का, सब एक जैसा लगता है। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या होता है? इट्स रिलीज ऑफ, स्पर्मिएशन मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म या फिर रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके। So the release of sperm into the lumen of seminiferous tubule called spermiation। तो 3 आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है और स्पर्मिएशन अलग है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में बात करेंगे हम oogenesis की। तब तक के लिए जय हिंद।